हेलो एवरीवन, दिस इज़ वैभव और आज हम 27 सितंबर के द हिंदू का एनालिसिस करेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले न्यूज़ से। गवर्नमेंट एडवाइजेज इंडियन नेशनल्स टू लीव लेबनान। एक्चुअली हो ये रहा है कि इसराइल जो है उसने इसराइल के नॉर्थ में है लेबनान, एंड लेबनान में हेजबोला नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ईरान के द्वारा सपोर्ट की जाती है, एंड ईरान एंड इज़राइल दोनों का बहुत टाइम से, बहुत सालों से एक जियोपॉलिटिकल टेंशन दोनों के बीच में चल रही है, क्योंकि इज़राइल बहुत ही प्रोएक्टिवली पैलेस्टीन के एग्जिस्टेंस को सपोर्ट करता है। एनीवे जो लेबनान के अंदर एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन हेजबोला एग्जिस्ट करती है, एंड इज़राइल ने उसी की साइट्स पर अटैक किया था कुछ। अब वो अटैक हुआ था, इसके कारण यहाँ पे लेबनान में जो हेजबोला थे उन्होंने भी इज़राइल पे रिटेलिएट करा है। तो इसके कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो सिक्योरिटी कंसर्न्स बढ़ चुके हैं, एंड इंडियन गवर्नमेंट ने वो सारे इंडियंस जो कि लेबनान में रहते हैं उनको बोला है कि वो वापस लौट के इंडिया आ जाएं। ठीक है, तो यही एक एडवाइजरी है दैट इंडिया हैज़ आस्क्ड ऑल इट्स नेशनल्स टू लीव लेबनान। एंड जो एम्बेसी है इंडिया की बेरूत में, बेरूत क्या है, वो लेबनान की कैपिटल है। अब क्योंकि ये जो सिटीज़ हैं ये न्यूज़ में आ चुकी हैं, तो इनके बारे में अलग से पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है, मेनली प्लेसेस इन न्यूज़ के सेक्शन में। इन क्वेश्चंस, इन टॉपिक्स पे जो क्वेश्चंस बनते हैं प्रीलिम्स में, वो इसी तरह से बनते हैं कि ये सिटी कहाँ पे लोकेटेड है, इसकी जोग्राफिकल लोकेशन बाकी जो कंपैरेटिव एरिया है उससे कैसे कंपेयर हो सकती है। तो देखते हैं। तो इसराइल के नॉर्थ में है लेबनान, एंड लेबनान में ये सिटी है बेरूत, जो यहाँ पे डेफिनेटली यू कैन सी। और एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो बेरूत है वो मेडिटेरेनियन सी के साथ ही लगी हुई है। देन जो लेबनान कंट्री है उसके राइट हैंड साइड या फिर उसके वेस्ट, उसके ईस्टर्न साइड सीरिया है, और लेबनान के साउथ में है इसराइल। ये ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं सिविल सर्विसेज में, इसलिए आपको इसी पर्सपेक्टिव से इसे पढ़ना है। और इसराइल भी न्यूज़ में है तो उसका भी मैप थोड़ा सा देख लेते हैं। कुछ सिटीज जैसे हाइफा, यहाँ पर हाइफा लोकेटेड है। वेट अ सेकेंड। तो यहाँ पर है हाइफा। देन यहाँ पर है तेल अवीव। जो जेरूसलम में हमेशा न्यूज़ में रहती है वो इस डायरेक्शन में है। जो गाजा स्ट्रिप है, एज यू कैन सी इट इज़ ओवर हियर। तो ये 3-4 जगह आपको ध्यान रखनी है, एंड इनकी जो जोग्राफिकल लोकेशन है वो भी। ऐसा हो सकता है कि प्रीलिम्स में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपको 4 सिटीज़ दे दें। एक त्रिपोली भी है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पे लोकेटेड है। तो ये पाँचों सिटीज़ आपको दे देंगे और बोलेंगे कि नॉर्थ टू साउथ इनको अरेंज करो। ऐसे क्वेश्चंस आए हैं पास्ट में, इट इज़ पॉसिबल फ्यूचर में भी आए। तो जो इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं आपको उनकी लोकेशन पता होनी चाहिए। तो सबसे ऊपर है त्रिपोली, फिर बेरूत, फिर हाइफा, देन तेल अवीव एंड फाइनली जेरूसलम। तो ऐसे आपको अरेंज करने के लिए बोला जा सकता है। इसराइल के नॉर्थ ईस्ट में एक और जगह है जिसको कहते हैं गोलन हाइट्स। ये गोलन हाइट्स इसराइल और सीरिया दोनों के बीच में एक कंपेटिटिव और एक जियो टेंशन वाली एक जगह है। तो ये कुछ आपको ध्यान रखना है। तो अराउंड इंडिया, सॉरी, अराउंड 3000 इंडियंस जो है वो लेबनान में अभी स्टेशन है, एंड ये जो मैंने सिचुएशन आपको बताई थी वहीं यहाँ पे मेंशन है। ऐसे ही 2006 में इंडिया ने लेबनान से बहुत सारे इंडियंस को बचाने के लिए ऑपरेशन सुकून चलाया था। तो इसका नेम आपको पता होना चाहिए, प्रीलिम्स में ऐसी चीज़ें पूछी जा सकती है। देन ये जो ऑपरेशन सुकून है, इसमें इंडियन गवर्नमेंट ने जो लेबनान में इंडियंस थे सिर्फ उनको नहीं बचाया, बल्कि जो और श्रीलंकन्स थे और जो मालदीव के रेजिडेंट्स थे उनको भी लेबनान से निकाला था। तब भी वही केस था कि इसराइल और लेबनान के बीच में एक जियोपॉलिटिकल स्ट्रगल चल रही थी। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट मैप। यहाँ पर है रोड मैप ऑन असम अकॉर्ड रेडी बाय 25 अक्टूबर। तो असम अकॉर्ड न्यूज़ में आया है, ये बहुत टाइम से न्यूज़ में रहता ही है वैसे भी। तो एक बार असम अकॉर्ड का बैकग्राउंड देखते हैं और फिर हमें समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे हम बात क्या करते हैं। तो लेट अस लुक एट द बैकग्राउंड और फिर हम न्यूज़ पर आएंगे। असम अकॉर्ड को 1985 में साइन किया गया था। हुआ ये था कि जो बांग्लादेश है उसके इस साइड असम एक स्टेट है, ये असम है और ये बांग्लादेश है, राइट। अब हुआ क्या था, क्योंकि बांग्लादेश पहले एक फ्री कंट्री नहीं था और 1971 तक बांग्लादेश टेक्निकली ईस्ट पाकिस्तान का पार्ट था, राइट। 1971 में जो पाकिस्तानी आर्मी है वो बहुत सारे जो बांग्लादेश में रेजिडेंट्स थे उनके अगेंस्ट जेनोसाइड करती है, एंड इसके कारण बहुत सारे माइग्रेंट्स बांग्लादेश से भागकर इंडिया में आते हैं और काफ़ी सारे असम में चले जाते हैं। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं। अब हुआ क्या कि 1971 के बाद तो बांग्लादेश इंडिपेंडेंट हो गया,
बट बहुत सारे लोग जो कि बांग्लादेश से असम में आए थे वो यहीं सेटल हो गए। और असम में काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन ट्राइबल पॉपुलेशन है। इसके कारण असम के जो नेटिव लोग थे उन्होंने सोचा कि उनकी जो राइट्स हैं, चाहे वो पॉलिटिकल राइट्स हो, चाहे वो सोशल राइट्स हो, वो सारी उन्हें शेयर करनी पड़ेगी बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स के साथ। एंड इसी को लेके बहुत बड़ा एक मूवमेंट चलता है। इस मूवमेंट को आसू, जो कि ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन है, उसने लीड करा था। और कुछ टाइम बाद ये जो मूवमेंट है थोड़ा सा वायलेंट भी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें 1971 के बाद से चालू होती हैं, चलते चलते 1984 तक बहुत ज़्यादा वायलेंस हो जाता है। तो ये डिसाइड करा गया, तीनों जो लाइक चार पार्टीज थी, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गई, एक असम के जो चीफ मिनिस्टर थे और उनके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो असम की गवर्नमेंट, और आसू जो कि एक स्टूडेंट यूनियन है, और एक ये फोर्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन चारों ने मिलकर एक अकॉर्ड साइन करा। ये अकॉर्ड में ये बोला गया कि जो वायलेंस हो रहा है और जो मूवमेंट चल रहा है इसको रोका जाए। और उसके रिटर्न में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या प्रॉमिस करा? इसमें ये प्रॉमिस करा गया कि मार्च 24 1971, ये डेट आपको ध्यान रखनी है, मार्च 24 1971 से पहले, सॉरी उसके बाद जितने भी लोग असम में आए हैं उनको डिटेक्ट करके डिपोर्ट कर दिया जाएगा, मतलब उनको वापस बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। और ये डेट ध्यान रखनी है क्योंकि मैंने आपको बताया 1971 में के अराउंड ही वॉर चल रहा था, बहुत सारे लोग बांग्लादेश से असम में माइग्रेट होकर आ रहे थे। तो अगर हम इसको कट ऑफ डेट बना दे तो 1971 मार्च के बाद जितने भी लोग इंडिया में या असम में आए हैं उनको आइडेंटिफाई करके वापस डिपोर्ट करा जाएगा। पहली कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन ये है, देखो जो जेनोसाइड पाकिस्तान बांग्लादेश में कर रहा था, जिसको पहले ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे, वो 1971 में चालू नहीं हुआ था, वो स्टार्टिंग से हो रहा था, लेकिन 1971 में बहुत तेजी से होने लग गया। तो 1966 से 71 तक इस बीच में भी बहुत सारे लोग असम में आके रहने लगे। बट क्या है, ये लोग अब असम में आके रहने लग गए तो यहाँ के कल्चर से थोड़ा मिलजुल गए। तो इनके लिए बोला गया कि जो लोग 1966 से 71 के अंदर असम में आए हैं उनको 10 साल के लिए डिसइनफ्रेंचाइज्ड कर दिया जाए। इसका मतलब है कि उनकी जो वोटिंग राइट्स हैं उनको रोक दिया जाए, मतलब 10 साल के लिए, क्योंकि ये अकॉर्ड 1985 में साइन हो रहा है। तो 85 से 95 तक 10 साल के लिए वो लोग जो कि 66 से 71 के बीच में आए हैं असम में बांग्लादेश से, उनको वोट करने का हक नहीं दिया जाएगा। 95 मतलब जैसे ही 10 साल होते हैं इनकी वोटिंग राइट्स वापस रिज्यूम हो जाएगी। बस यही एक अकॉर्ड साइन हुआ था। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखनी है एंड इसी के बेसिस पे असम अकॉर्ड साइन होता है। अब देखते हैं न्यूज़ क्या है। असम गवर्नमेंट ने बोला है कि वो एक रोड मैप प्रिपेयर करेगी, जो कि एक जस्टिस बिप्लब कुमार शर्मा की जो कमेटी है उसने जो भी रिकमेंडेशन दी है उसके बेसिस पे रोड मैप प्रिपेयर होगा। ये जो कमेटी है ना, इनके नेम से प्रीलिम्स में बहुत ही स्पेशल क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो आपको उस पर्सपेक्टिव से इसे ध्यान रखना है। तो जस्टिस बिप्लब कुमार शर्मा कमेटी असम अकॉर्ड के इम्प्लीमेंटेशन के लिए है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, डायरेक्टली प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है। अब ये अकॉर्ड तो 1985 में बन चुका था, तो अब क्या इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा? सी जो अकॉर्ड था बहुत ही एक्सटेंसिव था, ठीक है, बहुत सारी उसमें चीज़ें थी और उसके अंदर बहुत सारे क्लॉज थे। ठीक है, उसमें बहुत सारे क्लॉज हैं। जो उसका क्लॉज 6 है वो धीरे धीरे इंप्लीमेंट हो रहा है और सारे क्लॉज ही धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इंप्लीमेंट होते हैं। तो क्लॉज 6 जो था वो बात करता है कि असम की खुद की जो पहले से लोग वहाँ पे रह रहे थे उनकी कल्चरल, सोशल, लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज, जो उनकी रीजनल लैंग्वेज है और उनकी जो हेरिटेज है उनको बचाया जाएगा। कैसे बचाया जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशन की मदद लेके, लॉज की मदद लेके, और जो एग्जीक्यूटिव है वो भी कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन निकालेगा जिसके कारण इन चीज़ों को बचाया जा सकता है, इनको प्रोटेक्ट करा जाएगा ताकि ये कंजर्व्ड रहे और असम की जो हेरिटेज है वो मेंटेन रहे। जो कमेटी है, जो जस्टिस बिप्लब कुमार शर्मा कमेटी है, ये यूनियन होम मिनिस्टर ने बनाई थी। ये जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन है इन सब पर क्वेश्चंस फ्रेम्ड हो सकते हैं। रिकमेंडेशंस कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स। तो क्या हो रहा है कि जो क्लॉज 6 की रिकमेंडेशन है, क्लॉज 6 को कैसे इंप्लीमेंट करना है इसके लिए कमेटी बनाई गई और इसकी रिकमेंडेशन अब असम गवर्नमेंट जो है वो एक्सेप्ट करके इंप्लीमेंट करने वाली है। लेकिन ये जो रिकमेंडेशंस होंगी ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स इन बराक वैली में अप्लाई नहीं होगी और जो 6 शेड्यूल एरियाज हैं इन तीनों में वहाँ पर भी ये अप्लाई नहीं होगी। अब क्योंकि ये चीज़ें न्यूज़ में आ गई हैं तो अब ये प्लेसेस इन न्यूज़ का पार्ट बन चुकी है, तो इसको भी हमें देखना ज़रूरी है। जो असम का पूरा रीजन है उसके अंदर बहुत सारी नदियाँ जाती हैं, बट 2 मेन रिवर वैली है। एक रिवर जो कि चाइना से घूम के इंडिया में आती है
इसको हम इंडिया में कहते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है। दूसरी रिवर जो नीचे मतलब असम का जो सदर्न पोर्शन है वहां से चल के इस डायरेक्शन से जाके बांग्लादेश में चली आती है, ये जो रिवर है ये है बराक रिवर, ठीक है, ये है बराक रिवर। तो बराक रिवर की पूरी जो वैली है वहां पे जो 3 डिस्ट्रिक्ट्स आती है वहां पे असम अकॉर्ड का जो क्लॉज 6 है ये अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। और आप देख सकते हो जो सिलचर सिटी है, सिलचर, वो बराक रिवर के ऊपर ही है। ये डिटेल्स बहुत जरूरी है, इन पे क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले तो ये होगा कि बराक रिवर के जो 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। दूसरी बात क्या है, दीमा हसाओ, कार्बी आंगलोंग एंड बोडोलैंड, यहाँ पर भी ये अप्लाई नहीं होगा। तो ये कहाँ है, तो दीमा हसाओ बेसिकली इस जगह है असम के, देन कार्बी आंगलोंग इस डायरेक्शन में है, और जो बोडोलैंड है उसका पूरा रीजन यहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। अब ये तीनों क्या है, ये 6 शेड्यूल एरियाज। 6 शेड्यूल एरियाज में क्या है, ये जो भी ट्राइबल एरियाज होते हैं उनको बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी दे दी जाती है, क्योंकि ट्राइबल जो कस्टम्स हैं वो बहुत ही हिस्टोरिकली इस तरह से इवॉल्व हुए हैं, जो अभी करंट स्टेट गवर्नमेंट के लॉज हैं शायद उससे मैच ना करें। तो कभी कभी कुछ ट्राइबल लोकेशंस को एक स्पेशल ऑटोनॉमी दे दी जाती है कि वो अपने तरह से ही अपने रीजन को गवर्न करें, ठीक है। तो ये 3 एरियाज हैं, चाहे वो बोडोलैंड का एरिया हो, चाहे वो कार्बी आंगलोंग हो, या फिर वो दिमा हसाओ हो। इन तीनों में एटलीस्ट ये तीनों के तीनों 6 शेड्यूल में आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। टोटल इंडिया में 12 शेड्यूल हैं, जिसमें से 6 शेड्यूल में इनका मेंशन है, शेड्यूल ट्राइब एरियाज का। एंड अल्टीमेटली यहाँ पर यहाँ पे ये जो क्लॉज है इसकी रिकमेंडेशंस अप्लाई नहीं होगी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। कर्नाटका गवर्नमेंट विदड्रॉज जनरल कंसेंट टू सीबीआई टू कंडक्ट प्रोब। ये 2-3 डिस्टिंक्शन आपको पता होनी चाहिए कि जो सीबीआई है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये एक सेंटर की बॉडी है, ठीक है। एंड एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो 7th शेड्यूल है, जो 7th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर ये लिख रखा है कि सेंटर किस चीज़ पे लॉ बना सकता है, स्टेट किस चीज़ पे लॉ बना सकता है। तो इन सब की जो लिस्ट है ना वो 7th शेड्यूल में मेंशन्ड है। तो जो पब्लिक ऑर्डर है और जो पुलिस है ये स्टेट की लिस्ट में मेंशन्ड है, मतलब स्टेट ही जो है वो इन टॉपिक्स पर लॉ बना सकता है। अब सीबीआई क्या करता है, ये भी पुलिस और पब्लिक ऑर्डर से रिलेटेड कुछ इन्वेस्टिगेशन करता है, सिंपल। लेकिन ये जो बॉडी है ये सेंटर की बॉडी है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई सेंटर की ऐसी बॉडी किसी स्टेट के अंदर इन्वेस्टिगेशन करना चाहेगी, अब क्योंकि ये जो पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस स्टेट का खुद का टॉपिक है, तो स्टेट में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सीबीआई को परमिशन चाहिए या फिर कंसेंट चाहिए स्टेट का, उस स्टेट के अंदर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो ये बेसिक चीज है। अब कर्नाटका ने क्या करा है, जो सीबीआई को उन्होंने एक जनरल कंसेंट दे रखा था। जनरल कंसेंट मतलब अगर सीबीआई के पास 100 केसेस हैं तो क्या वो हर केस में परमिशन मांगती रहेगी? तो इसलिए कोई भी स्टेट कभी कभी क्या करते हैं, जनरल कंसेंट दे देते हैं कि ठीक है अभी मैंने आपको कंसेंट दे दिया, फ्यूचर वाले जितने भी केसेस हैं वहां पे आपको बार बार परमिशन सीक करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकते हो। तो कर्नाटका ने ये जो जनरल कंसेंट है ना ये ले लिया। मतलब अब कर्नाटका की जो गवर्नमेंट है वो हर केस पे डिसाइड करेगी कि उनको सीबीआई को अलाउ करना है या नहीं करना है। और ऐसा क्यों करा है उन्होंने, क्योंकि उन्होंने बोला है कि जो सीबीआई एक सेंट्रल की बॉडी है वो बायस्ड है और प्रेजुडाइज्ड है कर्नाटका की गवर्नमेंट के अगेंस्ट। बस यही चीज़ उन्होंने बोली है, ठीक है। एंड ये ब्लैंकेट परमिशन दे दी थी, वही सेम चीज़ है। ब्लैंकेट मतलब जितने भी केसेस हैं सीबीआई तुरंत आके इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, बार बार परमिशन मांगने की जरूरत नहीं है। और ये जो परमिशन थी ये दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट जो कि 1946 में आया था, बाय द वे इंडिपेंडेंस से पहले, उसके अंदर दी जाती थी, ठीक है। अब क्योंकि सीबीआई न्यूज़ में है तो इसके बारे में एक बहुत ही ब्रीफ डिटेल भी देख लेते हैं। सीबीआई खुद में 1942 में बना था एंड ये इसका जो पूरा जुरिस्डिक्शन है ये इसी एक्ट से आता है, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी बॉडी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी एक्ट के थ्रू बनती है तो उसको हम कहते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन्ड है तो उसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। फाइन। अब यहाँ पे देखा कि जो सीबीआई है
उसका मेंशन कहाँ पर है? एक एक्ट के अंदर है। तो क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी है? नो। सीबीआई एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है इस केस का। तो सीबीआई कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में सीबीआई का नाम नहीं है। सीबीआई एक स्टैट्यूटरी बॉडी भी नहीं है, इवन दो उसका जो ओरिजिन है या उसका जो बैकग्राउंड है वो इस एक्ट के अंदर है। ये एक एक्सेप्शन है, इसलिए सीबीआई केवल एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल है जो आपको ध्यान रखनी है। एंड सीबीआई का जो नाम है, अभी जो नाम है वो 1963 में रीनेम हुआ था। इसके जुरिस्डिक्शन क्या है, मतलब ये क्या क्या करता है? करप्शन, इकोनॉमिक ऑफेंस, ऑर्गेनाइज क्राइम्स जैसे ड्रग रिलेटेड क्राइम्स हो जाते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो जाती है, सीरियस क्राइम्स, इनके अंदर सीबीआई इन्वॉल्व करती है। एक्चुअली क्या होता है, जब भी जो स्टेट पुलिस है उसके पास रिसोर्सेज की कमी हो जाती है, या फिर कोई ऐसा क्राइम है जो मल्टीपल स्टेट्स में हो रहा है, तो सिर्फ एक स्टेट की पुलिस इतने सारे स्टेट्स में इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती। तो ऐसे बड़े केसेस में सीबीआई आती है और वो पुलिस के साथ काम करती है। अब ये जो सीबीआई ऑर्गेनाइजेशन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर आती है। ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्टली पेरेंट्स में पूछे जाते हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल का डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अंदर ये आती है। इसके हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली के अंदर। तो ये बेसिक चीजें हमने देख ली, इसी बेसिस पर क्वेश्चंस बन सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज। न्यू पैक्ट साइन बिटवीन राजस्थान मध्य प्रदेश फॉर मॉडिफाइड रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। सी राजस्थान एंड मध्य प्रदेश के बीच में बहुत सारी रिवर्स जो है वो फ्लो होती है। जो सबसे मेजर रिवर है वो है चंबल रिवर। तो राजस्थान का जो साउथ है, अगर मैं उसको बनाने की कोशिश करूं, ये साउथ ऑफ राजस्थान है और यहाँ पे है मध्य प्रदेश। ठीक है। और यहीं से कुछ जो रिवर्स है वो राजस्थान में एंटर होती है। जो मेजर रिवर एंटर हो रही है वो है चंबल रिवर। अब प्रॉब्लम ये है कि राजस्थान और मतलब मध्य प्रदेश का ये वाला रीजन थोड़ा सा एरिड है, और राजस्थान का जो वेस्टर्न रीजन है वो भी काफ़ी एरिड है। लेकिन वहाँ पे एरिड मतलब थोड़ा सा ड्राई है, डेजर्ट लाइक डेजर्ट टाइप एनवायरनमेंट है। बट द थिंग इज कि वहाँ पे ऑलरेडी डिफरेंट डिफरेंट रिवर्स को लिंक करके प्रोजेक्ट चलाया जाता है। ये जो रीजन है ना राजस्थान का, ये बहुत ही ज़्यादा एग्रीकल्चर के लिए एक्टिव रहता है। तो यहाँ पे जितने भी रिवर्स को लिंक करा जाए तो बहुत सारी जगह पानी पहुंचाया जा सकता है। रिवर लिंकिंग का एक बहुत बड़ा फायदा यही होता है कि सपोज ये एक एरिया है जहाँ पे पानी की कमी है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे फार्मर्स अपने खेत में काम कर रहे हैं, और जो नदी है ना वो यहाँ से जा रही है, एक एक नदी यहाँ से जा रही है। ठीक है। और दूसरी जो नदी है वो मान लेते हैं इस डायरेक्शन से ऊपर से जा रही है। तो क्योंकि ये जो फार्मर की फील्ड है ये दोनों ही नदी से काफी दूर है, तो क्या कर सकते हैं, एक चीज कर दो, इन दोनों नदी को लिंक कर दो। जब इन दोनों नदियों को लिंक कर देंगे तो देखो ये जो नदी का लिंक है ना, ये कैनाल से इसको लिंक कर दिया हमने, कनाल से अलग बना के दोनों नदियों को लिंक कर दिया। तो अब ये जो कैनाल है ये इस फार्मर के खेत के बहुत पास आ गई है, और पानी काफी पास आ गया। तो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट का एम यही होता है कि जहां पे ज्यादा पानी है, मतलब जहां पे एक्सेस है, उस पानी को डाइवर्ट कर दिया जाए वहां पे जहां पे कमी है। ठीक है। तो यही इसका मेन एम होता है। राजस्थान एंड मध्य प्रदेश ने एक एमओयू साइन करा है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। सो ईस्टर्न राजस्थान कनाल प्रोजेक्ट के अंदर पार्वती, काली सिंध और चंबल रिवर्स को लिंक करा जाएगा, और जो नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान है ओवरऑल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स का, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक बार थोड़ा सा मैप भी देख लेते हैं। जो चंबल रिवर है एज वी कैन सी, राजस्थान में एंटर करने के बाद वो यहाँ से राजस्थान में एंटर करा, ये पूरा राजस्थान का रीजन है, उसके बाद वो उत्तर प्रदेश में एंटर हो जाती है। फिर ये देख सकते हो आप, पार्वती रिवर एंड काली सिंध रिवर, चंबल इस डायरेक्शन में जा रही है। तो ये चंबल का राइट हो गया, ये चंबल का लेफ्ट हो गया। तो चंबल के राइट में कौन सी रिवर्स उससे आके मिल रही है, काली सिंध एंड पार्वती। और चंबल के लेफ्ट से कौन सी रिवर आके मिल रही है, बनास रिवर। तो ऐसे भी क्वेश्चंस बनते हैं कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है। तो ये डिटेल भी आपको थोड़ी पता होनी चाहिए। ठीक है। तो इन्हीं रिवर्स को लिंक करके और जगह जो वाटर है उसको पहुंचाया जाएगा। यही पर्टिकुलर एम है इस पर्टिकुलर एमओयू का। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज रिगार्डिंग डेटा थेफ्ट। अब हो क्या रहा है, मद्रास हाईकोर्ट ने टेलीग्राम और क्लाउड फेयर को मना किया है, रेस्ट्रेन करा है कि वो अपने प्लेटफॉर्म को अनएथिकल हैकर्स के द्वारा यूज करना अलाउ ना करे या उसको रोके। सी प्रॉब्लम ये है
कि टेलीग्राम एक बहुत ही ज़्यादा प्रिवेसी ओरिएंटेड एक प्लेटफॉर्म है। इसमें क्या होता है, जैसे व्हाट्सएप के भी अंदर जब आप किसी से टेक्स्ट करते हो, किसी को कुछ शेयर करते हो, तो वहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन आती है कि जो आपका डेटा है वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है, या फिर उस पे एंड टू एंड एनक्रिप्शन लगी हुई है। बेसिकली इसका मतलब ये है कि आप जो डेटा सेंड कर रहे हो वो पहले एनक्रिप्ट होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा एक कॉम्प्लेक्स रूट के थ्रू वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है जिसको कोई नहीं पढ़ सकता, और वो डायरेक्टली दूसरे का जो डिवाइस है ना वही इस इंफॉर्मेशन को पढ़ सकता है। मतलब आपने कोई मैसेज सेंड करा तो बीच में कोई भी उस इंफॉर्मेशन को अगर अगर स्टील भी कर ले तो उसको पढ़ नहीं पाएगा। इतना अच्छा इंक्रिप्शन व्हाट्सएप का है। बट स्टिल व्हाट्सएप में व्हाट्सएप का इंक्रिप्शन इज नथिंग इन कंपैरिजन टू टेलीग्राम। टेलीग्राम अपने खुद के जो यूजर्स हैं उन पे कभी स्पाई भी नहीं करता है। हो सकता है और ये माना जाता है कि व्हाट्सएप कभी कभी, क्योंकि सी कोई और इंटरफेयर करे अगर व्हाट्सएप की टेक्स्ट में तो वो तो नहीं पढ़ पाएगा, लेकिन क्या व्हाट्सएप खुद इंटरफेयर कर सकता है? मे बी, शायद। टेलीग्राम ऐसा बिल्कुल नहीं करता। अब क्या हुआ है, जो मतलब इसके कारण क्या है कि टेलीग्राम में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उससे प्रॉब्लम भी है। कोई अगर इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहा है तो वो टेलीग्राम के थ्रू अपने फ्रेंड्स और अपने क्रिमिनल नेक्सस के साथ कम्युनिकेशन कर सकता है और किसी को पता नहीं चलेगा कि ऐसा कुछ हो रहा है। तो ऐसा हुआ था, मतलब ऐसा होता ही रहता है कि सपोज कोई बहुत बड़ा स्कैम कर रहा है और 3-4 स्कैमर्स साथ में मिलके कोई स्कैम कर रहे हैं। एक स्कैमर को पकड़ लिया गया, एक स्कैमर को पकड़ लिया गया। फिर उससे पूछा कि भाई तू कैसे कम्युनिकेट कर रहा है अपने फ्रेंड से? तो वो बता रहा है कि मैं तो टेलीग्राम से कर रहा था। उससे पूछा टेलीग्राम से क्यों कर रहा है? उसने बोला कि टेलीग्राम मेरी कॉन्वर्सेशन पे कभी स्पाई नहीं करता, मेरी कॉन्वर्सेशन को सुनता नहीं है, तो वो सबसे सेफेस्ट प्लेटफॉर्म है। तो आप देख सकते हो कि टेलीग्राम यूज़ करने का फ़ायदा है कि आपका जो कंटेंट है, इंफॉर्मेशन है, वो हमेशा सेफ रहेगी। बट इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि ये इतना सेफ है, सेफ मतलब कि कोई आपका डेटा चुरा नहीं पा रहा, कोई आपका डेटा देख नहीं पा रहा, तो जो इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो भी अपना डेटा टेलीग्राम के थ्रू ही शेयर कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट को कभी पता ही नहीं चलता कि कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गई, कोई ड्रग स्मगलिंग हो गई, और वो जो सारा डेटा है टेलीग्राम के थ्रू ट्रैवल कर रहा है। तो इसलिए मद्रास हाईकोर्ट ने बोला कि जो अनएथिकल हैकर्स हैं या जो भी इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही है वो टेलीग्राम को रोकनी पड़ेगी। और क्लाउड फेयर भी एक प्लेटफॉर्म है जिसको भी ये इन्फॉर्मेशन और ये ओवरऑल जो रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर है ये दिया गया है। हाई कोर्ट ऑल्सो रेस्ट्रेन देम फ्रॉम परमिटिंग देयर प्लेटफॉर्म फॉर मिस यूज ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड नेम्स। ये भी होता है, बहुत सारी कंपनीज हैं या बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका एक रजिस्टर्ड ट्रेड नेम है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि टेलीग्राम खुद जो कंपनी है वो जो भी उसको यूज़ कर रहे हैं उसमें इंटरफेयर करता ही नहीं है। तो अगर कल को मैं गूगल का नाम लेकर कोई चीज़ किसी और को टेलीग्राम पर सेल कर रहा हूँ तो टेलीग्राम मुझे रोकेगा ही नहीं कि मैं गूगल का नाम यूज़ कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि टेलीग्राम का प्रिंसिपल ये है कि वो अपने यूज़र्स की कॉन्वर्सेशन में इंटरफेयर नहीं करता। बट इससे प्रॉब्लम क्या है, जो खरीद रहा है मुझसे कोई भी सर्विस, उसको तो लग रहा है कि मैं गूगल हूँ, बट ऐसा तो नहीं है। तो ये भी हाई कोर्ट ने बोला है कि जस्ट बिकॉज आप उनको प्राइवेसी प्रोवाइड कर रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अनएथिकल हैकर्स को कंटिन्यू करने दोगे, जो रजिस्टर्ड ट्रेड नेम का वायलेशन कर रहा है उसको भी अलाउ करोगे। रिसेंटली कॉन्फिडेंशियल एंड सेंसिटिव डेटा रिलेटेड टू इंश्योरेंस कंपनीज एंड इट्स कस्टमर्स वर ऑल्सो लीक्ड। ये टेलीग्राम पे नहीं हुआ था, बट ये देखा गया कि बहुत सारा जो कॉन्फिडेंशियल डेटा जो कि बहुत ही पर्सनल होता है और उसको छुपा के रखने की ज़रूरत है। सेंसिटिव डेटा भी पर्सनल डेटा से लिंक्ड होता है, जैसे आपका जो क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन है, डेबिट कार्ड इन्फॉर्मेशन है, यूपीआई का पासवर्ड है, ये सारे कॉन्फिडेंशियल और सेंसिटिव डेटा की कैटेगरी में आते हैं। तो ऐसे इंश्योरेंस कंपनी ने बहुत सारे लोगों को इंश्योरेंस दे रखा था और बहुत सारे लोगों की डिटेल जो है वो जमा करके रख रखी थी। लेकिन एक इलीगल हैकिंग हुई एक ग्रुप के द्वारा जिसका नाम था ज़ेन, और उसने ये इंश्योरेंस के जितना भी डेटा था उसको चुरा लिया। अब ये बहुत बड़ा ब्रीच है एंड दैट इज़ वाई हाई कोर्ट जो है वो बहुत बड़ा कंसर्न डिस्प्ले कर रहा है। अब आता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ के लिए। इंडिया इलेक्टेड टू ग्लोब स्टीयरिंग कमिटी। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक ऑर्गेनाइजेशन है ग्लोब। ये एक तरह से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एंटी करप्शन
के फेवर में काम करती है। ठीक है, तो ये 15 मेंबर की एक ग्रुप है जो कि एंटी करप्शन के लिए काम करती है। स्टीयरिंग कमेटी का मतलब होता है कि जो डे टू डे फंक्शनिंग करेगा, या जो फ्यूचर में जो मीटिंग होगी कंपनी की, सॉरी नॉट कंपनी, इस ऑर्गेनाइजेशन की जो फ्यूचर मीटिंग्स होगी उसको जो भी, जैसे सपोज अब इंडिया इलेक्ट हो गया तो वो उन मीटिंग्स को डिसाइड करेगा, उनका एजेंडा सेट करेगा। तो ये सारी चीज़ें स्टीयरिंग कमेटी का काम होता है। और ग्लोब एक एंटी करप्शन इंटरनेशनल बॉडी है जिसके अंदर इंडिया अब स्टीयरिंग कमेटी का मेंबर बन चुका है। एंड वो जो कमेटी है वो 15 मेंबर की होती है। ये सारी डिटेल्स आपको ध्यान रखनी है क्योंकि इंडिया मेंबर बना है तो किसी भी तरह से प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। एज अ मेंबर इंडिया विल प्ले अ क्रूशियल रोल इन सेटिंग द ग्लोबल एजेंडा अगेंस्ट द करप्शन एंड एसेट रिकवरी। और क्योंकि ये एंटी करप्शन बॉडी है तो डेफिनेटली फ्यूचर में करप्शन के रिगार्डिंग किस टाइप का डिस्कशन होने वाला है ये चीज़ें इंडिया डिसाइड करेगा। और एसेट रिकवरी भी, एसेट रिकवरी में क्या होता है, सी एक पर्सन ए है, इसने करप्शन करा, करप्शन करके इसके पास बहुत सारा पैसा आ गया। ठीक है, बहुत सारा पैसा आ गया, इस पैसे से इसने कहीं लैंड खरीद ली, इसने सपोज कोई बहुत बड़ा व्हीकल सुपर कार खरीद ली, तो मतलब ऐसे बहुत सारे उसने एसेट्स खरीद लिए। ठीक है, कोई नया बिजनेस वो रन करने लग गया, तो ऐसे बहुत सारे एसेट्स उसने खरीद लिए। लेकिन ये खरीदे किससे हैं, करप्ट पैसे से। तो वो पैसा जो उसने करप्शन से कमाया है और वो एसेट्स जो उसने करप्शन के पैसे से खरीदे हैं, इनको यूजुअली बोलते हैं प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। मतलब क्राइम करने से जो उसको प्रोसीड मिला, जो फायदा हुआ, वो मॉनेटरी फायदा हुआ, तो वो जो पैसा है उसको प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कहते हैं। एनीवे, जब करप्शन पकड़ में आ गया तो ये जो एसेट्स है ना, इनको वापस रिकवर करना होता है ताकि इनको सेल करके इसका पैसा वापस लौटाया जाए उन एजेंसीज के साथ जिनके पास ये पैसा होना चाहिए था। सपोज एक कंट्री है जिसके अंदर जो पर्सन ए है उसको टैक्स देना था, उसने टैक्स को चुरा लिया, मतलब उसने टैक्स पे ही नहीं करा, और वो जो टैक्स से उसने पैसे बचाए उसने उससे एक ज़मीन खरीद ली। तो एसेट रिकवरी में क्या होगा, इस ज़मीन को बेच के जो टैक्स पर्सन ए को देना था इस कंट्री को, वो वापस चुकाया जाएगा। ग्लोब नेटवर्क इज अ वाइटल प्लेटफॉर्म फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑब्वियसली, एंड इसका फुल फॉर्म है ग्लोबल ऑपरेशन नेटवर्क फॉर एंटी करप्शन लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज। ये 2021 में ही इसका फॉर्मेशन हुआ था। एंड इसकी मेंबर्स कौन है, इसके वो सारे मेंबर्स हैं जो कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन के मेंबर्स हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल है, अगेन इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो इनको आपको ध्यान रखना है। तो ग्लोब के मेंबर्स वही हैं जो कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन के मेंबर हैं। तो आप देख सकते हो ग्लोब एक यूनाइटेड नेशन की लाइक एक थोड़ी सी एक्सटेंडेड लेवल पे एक बॉडी है। एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ग्लोब का, इस नेटवर्क का फ़ायदा क्या हो रहा है। इसका फ़ायदा ये हो रहा है कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होता है, क्योंकि हम एक ऐसे वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ पे ग्लोबल सप्लाई चेन एग्जिस्ट करती है। कोई चीज़ यूएस के अंदर डिज़ाइन हो रही है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग चाइना में हो रही है, उसकी रीपैकिंग इंडिया में होगी, और फाइनली वो बिक रहा है प्रोडक्ट इंडोनेशिया में। तो ये देखो मल्टीपल कंट्रीज में कोई एक कंपनी काम कर रही है। तो इसके दौरान अगर करप्शन यूएस में हुआ है, लेकिन वो जो कंपनी है वो इंडिया में भी है, चाइना में भी है, इंडोनेशिया में भी है, तो इसकी इंफॉर्मेशन इनके पास भी तो आनी चाहिए ना। तो एक स्टैंडर्डाइज तरीका बनाया गया है ग्लोब नेटवर्क के द्वारा ताकि ये प्रॉपर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो पाए और इंटरनेशनल लेवल पे करप्शन से कैसे डील कर पाए या डील करा जाए उसके लिए भी ये डिस्कशन हो। नेक्स्ट, जो सीजेआई है उन्होंने एक स्पीच दी है। इसके जो मेजर स्पीच के कंपोनेंट्स हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के परस्पेक्टिव से, बट दो तीन टर्मिनोलॉजी है जो आपको ध्यान रखनी है। जो डीवाई चंद्रचूड़ है ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, सुप्रीम कोर्ट के ये जज हैं, एंड उन्होंने बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्ट्रिन जो है वो सोसाइटी के साथ इवॉल्व होती है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक कॉन्सेप्ट है कि कॉन्स्टिट्यूशन सोसाइटी के साथ ही इवॉल्व होता जाता है। जैसे एक बहुत ही सिंपल तरीका या बहुत ही सिंपल एग्जांपल क्या है, इंडिया में जो विमेन का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो काफ़ी कम रहा है हिस्टोरिकली। मतलब वो विमेन जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, या जो लोकल बॉडीज़ हैं जैसे पंचायत हो गया, म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, इसमें काफ़ी कम रहा है। और जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना तब इसमें ऐसा कोई सेफ गार्ड नहीं था ताकि वो विमेन की पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाए। लेकिन जैसे सोसाइटी इवॉल्व हुई हमें ये ज़रूरत महसूस हुई कि हमें विमेन को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देना है, क्योंकि सोसाइटी इवॉल्व हो रही है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब से इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 47 में, तब से जो है विमेन धीरे धीरे एम्पावर होती रही, अपनी वॉइस उन्होंने बढ़ाई, एंड इवेंचुअली ये रियलाइज हुआ
कि विमेन का जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है उसकी ज़रूरत है। इसके लिए क्या होता है, जो 1993 के अराउंड लाइक कि जो पूरा जो ये 5 साल का या 3 साल का पीरियड है, 1991 से 1994 के अंदर, यहाँ पे बहुत ही बड़ी डिस्कशंस हो रहे थे कि कैसे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करा जाए। और इसी टाइम 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आता है, जिसमें ये लिखा है कि पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज, इनको एक तो कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस मिला, और इसमें एक और चीज़ लिखी है कि इसमें 33% जो इसके मेंबर्स है ना, वो विमेन होनी चाहिए। मतलब इंडिया में पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन ने विमेन को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए एक रिजर्वेशन या एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करी। ठीक है, एक तो ये हुआ। फिर हमने ये देखा कि चलो लोकल बॉडीज पे तो ठीक है, लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली जो कि स्टेट की होती हैं और जो पार्लियामेंट सेंटर का होता है, वहाँ पर अभी भी जो विमेन का नंबर है काफ़ी कम है। तो अब एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया है जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों की जगह 33% विमेन का जो रिजर्वेशन है उसको सेट कर दिया गया है। तो आप देख सकते हो, और ये चीज़ हुई है 2023 में। तो जैसे ये इंडिया की सोसाइटी इवॉल्व हो रही है, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाए जा रहे हैं। दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व्स विद द सोसाइटी, एंड इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन को बोला गया है लिविंग डॉक्यूमेंट। मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार वो किताब बन गई तो वो वैसे ही रहेगी, नहीं, वो इंडिया की सोसाइटी के साथ इम्प्रूव होती रहेगी, इवॉल्व होती रहेगी। इसलिए वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, जिंदा डॉक्यूमेंट है। और ये भी उन्होंने बोला है कि कोई भी एक जनरेशन ये बता नहीं सकती कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, फ्यूचर में किस टाइप के चेंजेस आएंगे, एंड दैट इज़ वाई जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्यूचर में कैसा होगा ये हम आज प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो खुद ही इंडिया की सोसाइटी के साथ बदल रहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज़, सेंटर टेल्स स्टेट टू टेक स्टेप्स टू कर्ब एम्पॉक्स स्प्रेड। एम्पॉक्स का मतलब है मंकी पॉक्स। तो मंकी पॉक्स जो इन्फेक्शन है वो इंडिया में स्प्रेड हो रहा है अभी। एक्चुअली क्या होता है, आपको एक टर्म मैं आपको बताता हूँ। इसमें होता ये है, सपोज एक सोसाइटी है, मतलब इंडिया के अंदर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक छोटी सी रेजिडेंशियल सोसाइटी है, वहाँ पे इस घर में एम्पॉक्स का कोई पेशेंट है। अब वो हॉस्पिटल जाता है, हॉस्पिटल जाके उसने बताया मुझे ये सिम्टम है। जब उसका डायग्नोसिस हुआ तो पता चला उसको तो मंकी पॉक्स है। तो उसको यहाँ पे क्या कर लिया गया, आइसोलेट कर लिया गया। आइसोलेट इसलिए कर लिया गया ताकि उसके कारण और लोगों में भी मंकी पॉक्स ना फैले। लेकिन ये देखा गया है इंडिया में बहुत जगह कि आइसोलेशन के बाद भी जो आसपास वाले एरियाज है ना, वहाँ पे भी मंकी पॉक्स देखा गया। तो जब आइसोलेट करके रखना था, उसके बाद भी मंकी पॉक्स आसपास वाले इलाके में फैल गया, इसको कहते हैं स्पिल ओवर इफेक्ट। स्पिल का मतलब होता है कोई चीज़ ढुल जाना। जैसे कोई पानी का ग्लास है, वो ढुल गया तो आसपास पूरी जगह फैल जाएगा। वैसे ही यहाँ पे एक स्पिल ओवर हो गया है मंकी पॉक्स का इंडिया में कुछ लोकेशन पे। ये स्पिल ओवर इफेक्ट निपाह वायरस में भी यूजुअली बोला जाता है, क्योंकि वहाँ पे भी यूजुअली ऐसा होता है। एनीवे, तो इंडिया थर्ड कंट्री बन गया आउटसाइड अफ्रीका जहाँ पे एम्पॉक्स या मंकी पॉक्स के जो इन्वेस्टिगेशन, जो इन्फेक्शन है, बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ये आपको पता होना चाहिए, ऐसी चीज़ें प्रीलिम्स में पूछी जाती है। या फिर अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है कि इंडिया कितना प्रिपेयर्ड है इन्फेक्शंस के अगेंस्ट या वायरल जो वायरल पेंडेमिक है या एपिडेमिक है उनके अगेंस्ट, तो ऐसे एग्जाम्पल आप कोट कर सकते हो। फिर मंकी बॉक्स के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं जिन पे डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं। फॉर एग्जांपल, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है। जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ये वही डीएनए जो हमारे अंदर भी होता है, ह्यूमंस के अंदर उसी टाइप का डीएनए है। डीएनए की जो कोड है या जो उसमें सीक्वेंस है वो डेफिनेटली बहुत डिफरेंट है, बट जो ओवरऑल उसका फिजिकल फीचर है वो काफ़ी सिमिलर है ह्यूमन से। डबल स्टैंडर्ड डीएनए। फिर ये एक वायरस है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि मंकी पॉक्स एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फंगल इन्फेक्शन है, बट ऐसा नहीं है, ये एक वायरल इन्फेक्शन है। पहली बार मंकीज के अंदर 1958 में ही इसको आइडेंटिफाई करा गया था, लेकिन फिर ये जो वायरस है मंकी से जंप करके ह्यूमन में आ गया। ठीक है, तो जो भी डिजीज एनिमल्स से ह्यूमंस में आती है उस प्रोसेस को कहते हैं जूनोसिस, और उस डिजीज को कहते हैं जूनोटिक डिजीज। ठीक है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम मंकी पॉक्स की ये है कि वो ऐसा नहीं है सिर्फ एनिमल से ह्यूमन में ही ट्रांसमिट हो रहा है, बल्कि वो ह्यूमन टू ह्यूमन भी ट्रांसमिट हो रहा है। और ये आप देख सकते हो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। एंड यूजुअली कौन से एनिमल्स हैं, रोडेंट्स हो गए, प्राइमेट्स हो गए। प्राइमेट्स वही हो गए जो कि ह्यूमन जैसे दिखते हैं, जैसे मंकीज वगैरह, और रोडेंट्स जो
जैसे रैट्स हो गए, देन स्क्विरल्स हो गई, मंकी पॉक्स की जो वैक्सीन है वो एग्जिस्ट करती है। ऐसे भी क्वेश्चन प्रीलिम्स में बन जाते हैं दैट वैक्सीन फॉर दिस डिजीज डज नॉट एग्जिस्ट, बट हमने देखा कि मंकी पॉक्स की जो वैक्सीन है वो अभी एग्जिस्ट करती है, कुछ केसेस में ही दी जाती है, हर केस में नहीं दी जाती, और ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन डेफिनेटली पॉसिबल है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ एनवायरमेंट से रिलेटेड, सेंटर लाइकली टू इंक्रीज प्राइसेस ऑफ एथेनॉल एंड शुगर, प्रहलाद जोशी इस चीज़ को बोल रहे हैं। तो देखते हैं ये न्यूज़ क्या है। सी, जो इंडिया का एम क्या है, अब इंडिया का एम ये है कि बहुत सारे जो फार्मर्स हैं, एक तो उनकी जो इनकम है वो बढ़े, दूसरी चीज़ ये है कि इंडिया में जो फॉसिल फ्यूल है जो ज़्यादातर हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे डीजल हो गया, फिर पेट्रोल हो गया, ठीक है, इनका जो ओवरऑल यूज़ है ना वो कम करा जाए। बट द थिंग इज़ कि इंडिया में जो व्हीकल्स हैं उनकी मात्रा बढ़ती जा रही है, इंडिया की जो इकोनॉमी है वो ग्रो करी जा रही है, तो मतलब फ्यूचर में डीजल और पेट्रोल की तो जो डिमांड है वो तो बढ़ेगी ही, है ना। तो हम इसको कम कैसे कर पाएंगे? तो अच्छा तरीका ये है कि डीजल में ना, आप पहले डीजल 100% यूज़ करते थे, अब उसकी जगह डीजल को सिर्फ 20, या डीजल की नहीं, पेट्रोल की बात करते हैं, पेट्रोल 100% यूज़ करते थे, अब क्या करो, इसमें सिर्फ आप 80% यूज़ करो, और बाकी का जो 20% है वो किसी और लिक्विड से रिप्लेस कर दो जो कि फॉसिल फ्यूल से कम हानिकारक है एनवायरनमेंट के लिए। और इसका जो एक सबसे बड़ा ऑप्शन है वो है एथेनॉल, ठीक है। तो एथेनॉल एंड मेथनॉल, ये दोनों ऐसे बेसिक अल्कोहलिक लिक्विड्स हैं जिनको ब्लेंड करा जा रहा है, ब्लेंड मतलब मिलाया जा रहा है, मिक्स करा जा रहा है पेट्रोल से या कुछ हद तक डीजल से। और ऐसा क्यों करा जा रहा है? ताकि जो फॉसिल फ्यूल पहले तो 100% यूज हो रहा था, अब कम से कम 80% ही यूज होगा। मतलब उस पूरे पेट्रोल, आपके जो टैंक है व्हीकल का, उसके अंदर 100% पेट्रोल नहीं होगा, उसके अंदर 80% ही पेट्रोल होगा और बाकी एथेनॉल होगा। तो जो पूरा पोल्यूशन कर हो रहा था वो धीरे धीरे कम होगा। अब एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि क्या एथेनॉल जलाने से और फॉसिल फ्यूल में डिफरेंस क्या है। सिर्फ फॉसिल फ्यूल जलाने से होता है कार्बन एमिशन, और CO2 एमिशन, जिसके कारण क्या होता है, जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ रही है और क्लाइमेट चेंज हो रहा है। लेकिन अब खुद सोचो, एथेनॉल और मेथनॉल ये दोनों भी ना कार्बन से बने हैं, तो इनको जलाने से भी कार्बन और CO2 एमिशन हो रहा है, होगा ही, क्योंकि ये दोनों कार्बन से ही बने हैं। तो फिर हम इनको एज एन एनवायरमेंटल फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव क्यों सोच रहे हैं? एक बेसिक चीज़, एक बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ कि एथेनॉल और मेथनॉल, पहली तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो फॉसिल फ्यूल में ना सिर्फ कार्बन एमिशन नहीं होता, बहुत सारा अलग स्मोक बेस्ड पोल्यूशन होता है, जो चीज़ें यहाँ से नहीं हो रही, ठीक है। बहुत सारे जो पोल्यूटेंट्स होते हैं या छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो एथेनॉल और मेथनॉल से नहीं निकलते। दैट मीन्स CO2 के अलावा जो पोल्यूशन फॉसिल फ्यूल कर रहा है वो एथेनॉल और मेथनॉल से नहीं हो रहा। दूसरी चीज़, ये जो फॉसिल फ्यूल है, ये जो इनका पोल्यूशन कहाँ से आ रहा है? फॉसिल फ्यूल वो फ्यूल्स हैं जो कि ज़मीन के अंदर लाखों करोड़ों साल से बंद थे। हमने क्या करा, उनको ज़मीन से निकाला और एनवायरनमेंट में छोड़ दिया। तो पहले मान लेते हैं एनवायरनमेंट में 200 टन CO2 था, ये मैं रैंडम नंबर ले रहा हूँ, लेकिन फॉसिल फ्यूल को जलाने के बाद वो 300 बन जाएगा, ठीक है। अब एथेनॉल और मेथनॉल यहीं आते हैं और गेम चेंज करते हैं। क्या गेम चेंज करा? सी, एथेनॉल कैसे बन रहा है? एथेनॉल बन रहा है प्लांट से। किस प्लांट से? शुगर केन से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो शुगर केन है, सपोज वो छोटा सा था बहुत, जब शुगर केन बड़ा हो जाएगा ना इतना, और आपको पता है कोई भी प्लांट जब भी वो सांस लेता है तो वो जो फोटोसिंथेसिस करता है तो वो CO2 इनहेल कर रहा है। तो शुगर केन ने क्या करा, एनवायरमेंट से CO2 इनहेल कर ली फोटोसिंथेसिस के लिए, जब तक वो बड़ा हुआ, और शुगर केन को काट के और उसको प्रोसेस करके हमने एथेनॉल बना लिया। और एथेनॉल को जलाएंगे ना, तो जो CO2 शुगर केन ने इनहेल करा था वही CO2 जलाने पे निकल गया। तो पहले अगर CO2 200 टन था मान लेते हैं, और शुगर केन को हमने उगाया, तो शुगर केन ने क्या करा, एनवायरमेंट से CO2 लेके खुद के अंदर स्टोर कर लिया। तो मान लेते हैं 5 टन जो है CO2 शुगर केन के अंदर आ गया, और 195 टन ही रह गया अब CO2। और जब शुगर केन को कन्वर्ट करके इथेनॉल में हम एथेनॉल को जलाएंगे,
तो उससे जो CO2 निकलेगा वो वापस एनवायरनमेंट में चला जाएगा। तो जो 5 कंज्यूम करा था वही 5 वापस आ जाएगा। तो देखो जो CO2 है ना तो उसकी मात्रा बढ़ी ना घटी, लेकिन फॉसिल फ्यूल में क्या था, मात्रा बढ़ ही रही थी सिर्फ। तो आप देख सकते हो बहुत ही ये रिवॉल्यूशनरी आइडिया है, एंड दैट इज वाई एथेनॉल एंड मेथनॉल बेस्ड इकोनॉमी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही नहीं अक्रॉस द वर्ल्ड प्रमोट करा जा रहा है। तो सेंटर क्या करना चाहती है, वो एथेनॉल की प्राइस जो है वो बढ़ाना चाहती है, और MSP जो शुगर की मिलती है, मिनिमम सेलिंग प्राइस, वो भी बढ़ाना चाहती है। इसका एम यही है कि जो फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, अपना शुगर केन इंडस्ट्रीज को बेचते हैं, और इंडस्ट्रीज शुगर केन को एथेनॉल में कन्वर्ट करके कंज्यूमर्स को बेचती है। अगर आपने इनकी प्राइस बढ़ा दी तो अल्टीमेटली जो फार्मर को पैसा मिल रहा है वो भी बढ़ेगा। तो ये भी काफ़ी बड़ा एम है। और नीति आयोग एक ऐसा डॉक्यूमेंट बना रहा है जिसमें 25% एथेनॉल की ब्लेंडिंग की बात हो। अभी मैं आपसे जो बात कर रहा था वो 20% की है, और हमारा टारगेट है कि 2025-26 तक 20% जो एथेनॉल है वो पेट्रोल के साथ मिक्स करके हम बेचने लग जाएं। अब क्योंकि ये 25-26 आने वाला है, तो नीति आयोग सोच रहा है कि क्यों ना हम 25% का भी एक टारगेट लेके चले, और उसके लिए वो एक प्लान बना रहे हैं। तो प्राइस ऑफ एथेनॉल और प्राइस ऑफ शुगर, जो MSP है शुगर की और एथेनॉल का जो प्राइस है, वो बहुत टाइम से अनचेंज रहा है। ये जो फिगर्स यहाँ पे लिखे हैं ना, ये ध्यान रखने की आपको जरूरत नहीं है। ये बताने के लिए यहाँ पे मेंशन है कि उनकी प्राइस बढ़ी ही नहीं, तो फार्मर का जो प्रॉफिट था ना वो भी थोड़ा सा स्टॉल हो गया, रुक गया। अब फार्मर्स क्या कर रहे हैं, और इनकी फार्मर के पास जो प्राइस है वो बढ़ाने की जरूरत क्यों है, क्योंकि फार्मर्स अब अन्नदाता थे पहले, वो सिर्फ और सिर्फ फूड ग्रेन प्रोवाइड करते थे, लेकिन अब वो ऊर्जा दाता भी बन रहे हैं, क्योंकि वो शुगर केन प्रोवाइड कर रहे हैं जो एथेनॉल में कन्वर्ट हो रहा है, जिससे रिन्यूएबल एनर्जी लैंडस्केप में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन हो रहा है। तो फार्मर्स अब अन्नदाता से ऊर्जा दाता बन चुके हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है जो आपको ध्यान रखने हैं। ऐसे कीवर्ड्स को आपको मेंस के अंदर आंसर राइटिंग में लिखना भी होता है या इंटरव्यू में भी बताना होता है। नेक्स्ट न्यूज़, वर्ल्ड रेबीज डे ट्रेसिंग द जर्नी फ्रॉम मिथ्स टू मॉडर्न मेडिसिन। अब क्योंकि वर्ल्ड रेबीज डे के आसपास ही इस आर्टिकल को लिखा गया है, तो रेबीज के बारे में कुछ हिस्ट्री मेंशन है। वैसे तो डायरेक्टली ये UPSC के लिए इतना रेलिवेंट नहीं है, बट क्योंकि ये न्यूज़ में है तो कोई भी चीज़ न्यूज़ में आ जाती है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कभी कभी तो ये देखा गया है कि क्वेश्चंस रैंडम आर्टिकल जो मेंशन है न्यूज़पेपर में उससे उठा के पूछ ले जाते हैं डायरेक्टली, तो हो सकता है इससे भी क्वेश्चन बन जाए। तो लेट्स सी रेबीज के बारे में एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि फर्टिलिटी रेट उसकी 100% है। इसलिए जब भी कोई डॉग किसी ह्यूमन को काटता है तो उसके तुरंत ही बाद बहुत सारे इंजेक्शंस लगते हैं, क्योंकि अगर इंजेक्शंस नहीं लगे, ठीक है, इंजेक्शन नहीं लगेंगे तो क्या होगा, रेबीज के सिम्टम्स आने लग जाएंगे। मतलब वो सिम्टम्स आने लग जाते हैं बॉडी के अंदर, तो सिम्टम्स आने से पहले ही हमें इंजेक्शन लगाने होते हैं। अगर इंजेक्शन नहीं लगा और बॉडी में सिम्टम्स आ जाते हैं तो उस केस में ऑलमोस्ट सारे ही लोग जिनको रेबीज हुआ है उनकी डेथ हो जाती है। एज यू कैन सी ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। 2021 में रेबीज ने 59,000 जो डेथ्स हैं वो कॉज करी थी, और जितनी ये डेथ्स हो रही है ना इंडिया में, वो वर्ल्ड का 33% है। मतलब वर्ल्ड के 1/3 डेथ रेबीज से इंडिया में ही हो रहे हैं, और 96% जो रेबीज हैं वो डॉग बाइट से ही हो रहे हैं। ठीक है, ये कुछ डेटा है जो आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। ये 59,000 वाला आपको नंबर ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये 33% डेफिनेटली यू शुड रिमेंबर। और जो रेबीज है वो 4,000 साल से जाना जाता है, चाहे वो इंडियन सिविलाइजेशन रही हो या मेसोपोटामिया का जो रीजन है, जो इराक का रीजन है आज मॉडर्न डे में, वहाँ पर रेबीज के बारे में पिछले 4-5 हज़ार साल से हमें पता है। और वैक्सीन, रेबीज की वैक्सीन डेफिनेटली एग्जिस्ट करती है, और जो लुइस पास्चर है उन्होंने इसको थोड़ा सा एक तरह से आप कह सकते हो रिवॉल्यूशनाइज करा और इन्वेंट करा। ये ऐसे फैक्ट्स रैंडम कुछ वन डे एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो ये पहले लुइस पास्चर इस पे काम करते थे। अब मॉडर्न वैक्सीनेशन टेक्निक क्या है कि रेबीज इम्यूनोग्लोबिन जो है उसको यूज़ करा जाता है कैटेगरी 3 बाइट्स के लिए। कैटेगरी 3 बाइट्स वो होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सीवियर है, एंड उसके प्रोटेक्शन के लिए रेबीज इम्यूनोग्लोबिन जो है इसको यूज़ करा जाता है। तो ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई रेबीज के बारे में। इस पे अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन जाएगा तो वो बना सकते हैं, वैसे चांसेस कम है बट फिर भी हमें पता होना चाहिए। ये जो टॉपिक है ये बहुत नेसेसरी है। इस पे प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बन सकता है, मेंस पे भी बन सकता है, इस पे ऐसे का टॉपिक भी बन सकता है, और इंटरव्यू में भी पूछा जाने के चांसेस हैं। ये क्या है, वन हेल्थ अप्रोच। वन हेल्थ अप्रोच का मैं आपको बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि ये क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों है। एक बार इसको समझ लेते हैं, फिर बहुत ही ईजी हो जाएगा समझना इसकी इंपॉर्टेंस। एक्चुअली हो ये रहा है, ह्यूमंस को कुछ डिजीज हो रही है, कुछ डिजीज जो है वो एनिमल्स के अंदर है,
और कुछ डिजीज जो है वो प्लांट्स के अंदर है। ठीक है, अब आप देखो कोविड-19 के टाइम क्या हुआ। एक एनिमल जो कि है बैट, उसके अंदर कुछ डिजीज थी, वो रह रहा था प्लांट्स के अंदर, फॉरेस्ट में रह रहा था वो। ठीक है, और ये जो बैट है, इसने प्लांट में कोई फ्रूट खाया होगा या कुछ भी खाया होगा जिसको ह्यूमन ने कंज्यूम कर लिया, है ना। सो द थिंग इज कि एनिमल, प्लांट और ह्यूमंस, इनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट डिजीजेस तो हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ हाउ करंट इकोसिस्टम वर्क्स, जिस तरह से हम आज जीते हैं, उसके कारण एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमंस ये बहुत बहुत तेजी से इंटीग्रेट करने लग गए हैं और बहुत बार एक दूसरे को फेस करने लगे हैं। इसका एक सिंपल एग्जांपल आपको पता ही है कि सपोज ये पूरा जंगल है। ठीक है, पहले ऐसे होता था, ये जंगल है और यहाँ पे कुछ विलेजेस थे इतने दूर दूर। अब इस जंगल के अंदर कितने भी एनिमल्स हों, कितनी भी डिजीजेस हों, वो ह्यूमंस तक पहुंचने के चांसेस थोड़े से कम थे। अब क्या है, जंगल को तो हमने काट दिया, जंगल को हमने छोटे छोटे ब्लॉक्स में काट दिया, ऐसे छोटे छोटे ब्लॉक्स में काट दिया हमने जंगल को, और जो ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं वो इन जंगल्स के बीच में पहुंच गई। तो आप देख सकते हो जो ह्यूमन सेटलमेंट्स का जंगल के सेंटर से डिस्टेंस था ना, वो पहले बहुत ज्यादा था, अब बहुत ही कम है। तो यहाँ पे जो डिजीज है आप देख सकते हो वो काफी क्लोज आ गई है ह्यूमन सेटलमेंट्स के, हमारे मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चरल पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो इसलिए क्योंकि अब हम बहुत ज्यादा वल्नरेबल हैं, एनिमल्स, प्लांट्स और ह्यूमंस एक दूसरे के अंदर जो डिजीज है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। कोविड-19 में ये भी देखा गया था कि वो टाइगर्स जो कि जू के अंदर थे, उनके जो जू कीपर्स थे, मतलब जो ह्यूमंस थे ना, उन्होंने अपना कोविड-19 टाइगर को ट्रांसमिट कर दिया। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि एनिमल से ह्यूमंस में ट्रांसफर हो रही डिजीज, बट ह्यूमन से भी एनिमल्स में ट्रांसफर हो रही है डिजीजेस। तो मतलब हमें एक वन हेल्थ अप्रोच की जरूरत है, जहां पे हम ह्यूमन, एनिमल और एनवायरनमेंट इनको कनेक्ट करें। और इस दौरान हमें कोलैबोरेट करना होगा, वेटेरिनरी जो कि एनिमल्स को देखते हैं, मेडिकल जो कि ह्यूमंस को देखते हैं, और एनवायरमेंटल सेक्टर जो कि ओवरऑल एनवायरनमेंट को देखते हैं। इन सबको कोलैब करके एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। और फ्यूचर में जिस तरह से हम हेल्थ को देखते हैं, पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस को देखते हैं, या फिर फ्यूचर मेडिकेशन को देखते हैं, उन उन सब को देखने के लिए हमें एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी है जिसमें इन तीनों कंपोनेंट्स को साथ में लेकर रखा जाए। लोकल बॉडीज, वन हेल्थ अप्रोच में एक और पॉइंट है, जो लोकल बॉडीज है, मतलब जो ग्राउंड पे काम करती है, जैसे पंचायत हो गई, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गई, म्यूनिसिपैलिटीज हो गई, इनका बहुत बड़ा रोल है स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में। एंड जो गोल है हमारा कि रेबीज डेथ है ना, हमें उसको जीरो करना है 2030 तक। ये इतना ईजी नहीं है अचीव करना। इसको अचीव करने के लिए हमें सर्वेलेंस बहुत इंप्रूव करना है, जीआईएस इनेबल्ड ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। मतलब हम सैटेलाइट्स की जो इमेजेस हैं या सैटेलाइट का जो लाइव डेटा है, उसको यूज करके डॉग पॉपुलेशन को ट्रैक कर सकते हैं। ऐसे बहुत जगह शायद आपने देखा भी होगा, कभी कभी डॉग्स के गले में ना कॉलर पहना देते हैं, इसके अंदर ट्रैकर होता है, उससे आप उसकी लोकेशन वगैरह ट्रैक कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है। नेक्स्ट आर्टिकल, ये जो तमिलनाडु के अभी करंट चीफ मिनिस्टर है उनका आर्टिकल लिखा है। तो इवन दो ये थोड़ा सा स्पेसिफिक आर्टिकल है, तमिलनाडु के बारे में ही काफ़ी बड़ा आर्टिकल है, और इसमें बेसिकली चीफ मिनिस्टर का एम ये है कि वो बताना चाहते हैं कि तमिलनाडु एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है। तो वेल, इंडिया लेवल पे ये जो इन्फॉर्मेशन है या ये जो आर्टिकल है शायद हमें रेलेवेंट ना लगे, लेकिन क्योंकि चीफ मिनिस्टर ने ही इसको लिखा है तो कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और इसमें तमिलनाडु के बारे में कुछ डेटा भी है जो हमें ध्यान रखना है। फ्यूचर में हो सकता है आपको कहीं इसको यूज़ करना पड़ जाए। तो देखते हैं क्या इसमें मेंशन है। तो 1968 के जो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने, जो अन्नादुराई जी थे, उन्होंने इंडिया को बताया था एज एन एक्सपेरिमेंट स्टेशन फॉर डेमोक्रेसी। ये क्यों है? सी, एक मॉडल आपको पता है और एक डिस्कशन या एक जो डिबेट हमेशा होती रहती है, वो है इंडिया वर्सेस चाइना। इंडिया वर्सेस चाइना। अब ये देखा गया है कि चाइना की जो इकोनॉमिक ग्रोथ कुछ टाइम पहले तक बहुत ज़्यादा थी इंडिया से पहले। ठीक है, इंडिया से बहुत ज़्यादा थी इकोनॉमिक ग्रोथ चाइना की। और जो ओवरऑल जीडीपी है चाइना की, वो इंडिया से 4-5 गुना ज़्यादा है। ठीक है, तो ऐसा क्यों है? इसके लिए यूजुअली बोला ये जाता था कि जो डेमोक्रेसीज है ना, इंडिया एक डेमोक्रेसी है, इसके कारण इंडिया की जो ग्रोथ है वो स्लो है। और चाइना क्योंकि एक बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल ऑटोक्रेसी है या फिर एक डिक्टेटोरियल रिजीम है, इसके कारण यहाँ पे जो ग्रोथ है काफ़ी तेज़ है।
क्योंकि अगर इंडिया में हमें कोई सड़क बनवानी है और उसके लिए कोई पेड़ काटना पड़ेगा, तो जो एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस कर देती हैं, और वो जो केस है सालों तक चलता रहता है, और वो सड़क का प्रोजेक्ट है रुका रहता है। चाइना में ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ने डिसाइड करा कि सड़क बनेगी तो बनेगी। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस हमेशा होता है। तो उन्होंने यही डिस्क्राइब करा कि ये एक्सपेरिमेंट स्टेशन है डेमोक्रेसी का, कि अगर इंडिया में डेमोक्रेसी एक ऐसा मॉडल पेश करती है जिससे इकोनॉमी जो है वो अच्छे से ग्रो कर पाए, तो वो एक बहुत ही अच्छा आंसर होगा उन अथॉरिटेरियन मॉडल्स का जो कि चाइना या फिर कम्युनिस्ट कंट्रीज चला रही हैं। ठीक है, तो अब आपको पता है कि इंडिया करंटली फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है इन द वर्ल्ड। तो डेफिनेटली आप देख सकते हो कि जो डेमोक्रेसी है इंडिया की, इवन दो हम थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुए, बट डेमोक्रेसी है इंडिया की, वो इकोनॉमी के फेवर में भी काम कर रही है। तो ये जो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ है उसका एनालिसिस करें तो ये पता चलता है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें डिक्टेटोरियलशिप या फिर अथॉरिटेरियन रिजीम चाहिए इकोनॉमी अचीव करने के लिए। तमिलनाडु हार्नेस करता है टूल्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड कंट्रोल इट्स फर्टिलिटी रेट। अब जो चीफ मिनिस्टर हैं वो बता रहे हैं कि तमिलनाडु के अंदर डेमोक्रेसी काफ़ी अच्छे से एक्टिव है, और वो ऐसे फिगर्स भी देंगे आगे, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको बताऊंगा, जिसमें वो बता रहे हैं कि इकोनॉमी और डेमोक्रेसी दोनों साथ में एग्जिस्ट करती है, और सिर्फ वही नहीं, हेल्थ भी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि फर्टिलिटी रेट तमिलनाडु ने कंट्रोल कर ली है। मतलब द नंबर ऑफ पीपल जिनका बर्थ हो रहा है या जो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट है वो भी उन्होंने कंट्रोल करी है। सो एज द वर्ल्ड सर्चेस फॉर ऑल्टरनेटिव्स टू चाइना थ्रू चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी, तमिलनाडु एक बहुत ही बड़ा कंटेंडर बन के आ रहा है। हो क्या रहा है कि हर कोई, चाइना में क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट काफ़ी कम थी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, और जो लेबर था उनका वो भी काफ़ी चीप था, और स्किल्स वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थी। इसके कारण क्या हुआ, ग्लोबली जितने भी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज थी उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स चाइना में रख रखी थी। कोविड-19 के बाद ये डिसाइड हुआ या ये पता लगा कि अगर आप एक ही कंट्री में सारी इंडस्ट्रीज डाल दोगे और वो कंट्री अगर बंद हो गई या उस कंट्री से वॉर हो गया, तो वर्ल्ड की सारी बड़ी बड़ी कंपनीज का जो पूरा बिजनेस है वो तो रुक जाएगा। तो अब ये सोचा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ चाइना में ही हम इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन ना रखें, डिफरेंट कंट्रीज में हम ये देखें कि कहाँ कहाँ हम इन्वेस्टमेंट को कर सकते हैं। तो इंडिया उसमें एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन के आ रहा है। तो चाइना में तो लोगों का बिजनेस है ही, अब प्लस वन मतलब एक और कंट्री में तो एटलीस्ट हम हमारी इन्वेस्टमेंट को जारी रखेंगे कि अगर चाइना से कुछ प्रॉब्लम हो गई तो कम से कम एक कंट्री में तो बिजनेस चलता रहेगा। और इंडिया के अंदर भी जो चीफ मिनिस्टर हैं वो बोल रहे हैं कि तमिलनाडु एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। अनलाइक अथॉरिटेरियन रिजीम जो कि टॉप डाउन इकोनॉमिक मॉडल लगाती है, मतलब जैसे चाइना जो है इन जनरल उसका टॉप डाउन इकोनॉमिक मॉडल है कि ऊपर से जो डिसीजन आ गया वो नीचे तक अप्लाई होगा, और नीचे जो लोग हैं वो कभी भी उसको क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ये बोल रहे हैं कि तमिलनाडु में ऐसा नहीं है। तमिलनाडु में जो गवर्नेंस है वो पार्टिसिपेटरी है, मतलब लोग और गवर्नमेंट दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ग्रोथ जो है इंक्लूसिव है, मतलब तमिलनाडु के सोसाइटी में जितने भी सेक्शंस हैं सब मिलके इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और जो इकोनॉमिक ग्रोथ का जो फ्रूट्स हैं, जो उसका रिजल्ट है, वो हर किसी में इक्वली बट रहा है, एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। और इसको उन्होंने बोला ये एक द्रविडियन मॉडल है, जहाँ पे डेमोक्रेसी, इकोनॉमी, हेल्थ, ये तीनों को एग्जिस्ट करती हैं और साथ में इम्प्रूव कर रही है, और जो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स है चाइना जैसी उससे भी तेज़ी से या इफेक्टिवली काम कर रही है। फिर कुछ फैक्ट्स और डेटा उन्होंने दिए हैं कि तमिलनाडु इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है जीडीपी में, मतलब वो 9% कंट्रीब्यूट करता है इंडिया की जीडीपी में, जबकि उसकी पॉपुलेशन सिर्फ इंडिया का 6% है। उन्होंने ये भी बोला कि तमिलनाडु को डिट्रॉइट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। डिट्रॉइट एक ऐसा रीजन है, एक ऐसा स्टेट है यूएस का जो हिस्टोरिकली ऑटोमोबाइल सेक्टर या कार मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना जाता था। ऑब्वियसली फिलहाल जो डिट्रॉइट की कंडीशन है वो बहुत ही बुरी है, क्योंकि वहाँ पे ऑटोमोबाइल जो इंडस्ट्री है वो एकदम से कोलैप्स कर गई थी। बट तमिलनाडु का जो फेज़ है वो पॉजिटिव फेज़ है, जिसमें 35% ऑफ इंडियाज ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट्स वो तमिलनाडु से हो रहा है। ये बहुत बड़ा डेटा है, इंपॉर्टेंट डेटा है, आपको ध्यान रखना है। एंड जो इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट है पूरे इंडिया के, उसका 33% तो सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु से ही हो जाता है। और ये भी बोला गया है कि जो हायर एजुकेशन का जो एनरोलमेंट रेशियो है वो 47% है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। जो ओवरऑल इंडिया का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो वेरी करता है 25 से 30% का राउंड, मतलब स्कूल से जो पास आउट लोग हैं ना उसमें सिर्फ 25 और 30% लोग ही हैं जो कि हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, मतलब कॉलेज में जाते हैं। तमिलनाडु का ये जो रेशियो है वो 47% है।
और एक और चीज़ देखी गई है, विमेन एम्पावरमेंट के लिए या विमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए डेटा और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट 42% ऑफ इंडियाज रजिस्टर्ड विमेन वर्कफोर्स जो कि फैक्ट्रीज में काम करती है वो तमिलनाडु में है। मतलब इंडिया की 42% वो विमेन जो कि फैक्ट्रीज में काम कर रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु में है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए डेटा है जो आपको ध्यान रखना है। और जो इंडिया का लार्जेस्ट स्किल इनिशिएटिव है वो है नान मुदल वन। ऐसे जो एग्जाम्पल्स है वो आप ऐसे या फिर GS3 के मेंस के अंदर मेंशन करते हो, क्योंकि ये एक पॉजिटिव एग्जाम्पल है जो बाकी जगह इंडिया में यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आर्टिकल, स्टॉर्म्स ब्रूइंग इन ईस्ट एंड साउथ चाइना सी। तो पहले इसकी ज्योग्राफी देखते हैं फिर समझेंगे कि प्रॉब्लम क्या है। ये चाइना का पूरा रीजन है जो मैप पे आपको दिख रहा है, ये चाइना है। ठीक है, चाइना के राइट हैंड साइड में क्या है, यह है ईस्ट चाइना सी। ईस्ट चाइना सी के देखो कौन कौन लोग पास में है, नॉर्थ कोरिया है यहाँ पे, उसके नीचे साउथ कोरिया, दोनों की एक बाउंड्री बनी हुई है। फिर जापान भी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ईस्ट चाइना सी जो है वो चाइना, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, जापान और देखो यहाँ पे ताइवान है। तो इन चारों कंट्रीज के बीच में है ईस्ट चाइना सी, राइट। और साउथ चाइना सी का है, साउथ चाइना सी नीचे की साइड है, ये रहा साउथ चाइना सी। ठीक है, साउथ चाइना सी किन किन कंट्रीज के बीच में है, ताइवान, फिलीपींस, फिर नीचे मलेशिया, ब्रुनई, यहाँ पे है वियतनाम। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है जो चाइना और इन सारी कंट्रीज के बीच में साउथ चाइना सी लाई करता है। और ये देखो दोनों ही ये जो रीजन है ना चाइना के नेबरहुड में है। और यूजुअली अगर आप इंटरनेशनल लॉ की बात करो तो इंटरनेशनल लॉ ये बोलेगा कि चाइना की जो बाउंड्री है ना उससे आप इतना, मतलब इतना रीजन जो इंटरनेशनल वाटर का है वो चाइना के कंट्रोल में मान सकते हो। ठीक है, मतलब अभी इतना है और इतना जो रीजन है ये एक्चुअल लैंड बॉर्डर है, और वो बोल रहे हैं इंटरनेशनल वाटर्स में जो चाइना है वो इतना ही एक्सटेंड कर सकता है। लेकिन चाइना मानता है कि ये पूरा रीजन चाइना का है। अब ये बहुत ही बड़ा इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है। और डेफिनेटली आप देख सकते हो ये बहुत ही एब्सर्ड चीज है कि चाइना क्लेम करता है कि ये पूरा वाटर्स, ये सारे रीजन चाइना के हैं, जो कि बहुत ही अनपैरेलल्ड एक क्लेम है। अब उस पर बात हो रही है। अब चाइना क्योंकि यहाँ पे पुश कर रहा है, तो देखो यहाँ पे सिंकाकू आइलैंड्स है, यहाँ पे सिंकाकू आइलैंड्स है। ये सिंकाकू आइलैंड्स अभी तो जापान के अंडर है, लेकिन चाइना बोलता है ये उसके आइलैंड्स है। फिर साउथ चाइना सी में भी पैरासिल आइलैंड्स यहाँ पर है और यहाँ पे स्प्रैटली आइलैंड्स है। ये दोनों आइलैंड्स जो है देखो चाइना के बॉर्डर से कितने दूर है, लेकिन चाइना बोलता है ये हमारे हैं। इसके कारण क्या होता है कि जो आसपास वाली कंट्रीज है, फिलीपींस, वियतनाम, नीचे ब्रुनेई, मलेशिया, इनको काफ़ी डर लगता है कि चाइना धीरे धीरे उनके पास आने की कोशिश कर रहा है और उनकी जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है और सोवरेनिटी है उसको कॉन्स्टेंटली चैलेंज कर रहा है। तो ईस्ट एशिया में, मैरीटाइम ईस्ट एशिया में एक इंटेंसिफाइड पावर पॉलिटिक्स चल रही है। जैसे जो चाइना है वो सिंकाकू आइलैंड या फिर दियायो आइलैंड्स इनको क्लेम कर रहा है, जबकि अभी वो जापान की एक टेरिटरी है। फिर साउथ चाइना सी में भी जो साउथ चाइना सी जो कि चाइना, ताइवान और 5 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के बीच में है, वहाँ पे भी चाइना जो है अग्रेसिवली पुश कर रहा है। चाइना का एम ये है कि ईस्ट और साउथ चाइना सी उसकी सोवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि चाइना बोल रहा है देखो मैं इसको ऑक्यूपाई करना चाहता हूँ या ये मेरा रीजन रहेगा, क्योंकि हिस्टोरिकली ये मेरा रीजन था, पहली बात। दूसरी, मेरी नेशनल सिक्योरिटी, टेरिटरी, ताकि मेरी टेरिटरी की जो इंटीग्रिटी है वो मेंटेन रहे और मेरी सोवरेनिटी पे कोई क्वेश्चन ना कर पाए, इसलिए भी मेरा डोमिनेंस इस पूरे एरिया में ज़रूरी है। ये बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव एक्सपेंशनरी पॉलिसी का उसका एक एम है। तो चाइना ने ना 2019 में एक डिफेंस वाइट पेपर रिलीज करा था, जिसमें ये लिखा है कि साउथ चाइना सी एंड डायोयू आइलैंड जो कि सेनकाकू आइलैंड्स ही हैं, ये पार्ट्स हैं चाइना की टेरिटरी के। मतलब वो बोल रहे हैं ये पूरा रीजन चाइना की टेरिटरी का पार्ट है। और आप देख सकते हो इंटरनेशनल लॉ एंड कॉमन सेंस दोनों का वायलेशन चाइना कर रहा है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट मैरीटाइम ट्रेड रूट्स हैं। ऐसा क्यों है? देखो ये जो रीजन है, ये ताइवान और चाइना के बीच में है। ये रहा ताइवान, ठीक है, और ताइवान और चाइना के बीच में एक रीजन है, इसको कहते हैं ताइवान स्ट्रेट। बहुत सारे जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गई, वो इसी रूट से जाते हैं। ठीक है, और अगर इसको रोक दिया तो वो जो रूट है वो रुक जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं चोक पॉइंट।
और कुछ लोग मानते हैं चाइना इसीलिए इन रीजन्स को कंट्रोल करना चाहता है। देखो बहुत सारे जो ट्रेड रूट्स है वो कहाँ से जाएगा, कोई ट्रेड है वो यहाँ से आके इस पूरे रीजन रीजन से पहुंच रहे हैं यहाँ पे। तो अगर चाइना ने सिनकाकू आइलैंड्स को पकड़ लिया, पैरासल को कंट्रोल कर लिया, स्प्रेडली को कंट्रोल कर लिया, ताइवान स्टेट को कंट्रोल कर लिया, तो देखो इस पूरे ट्रेड रूट में 4 जगह चाइना ने कंट्रोल कर लिया। तो चाइना क्या है, इस रीजन में जो ओवरऑल ट्रेड रूट है, सप्लाई चेन है, उसको भी कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, इसको चोक पॉइंट बोल रहे हैं। और इस रीजन में बहुत सारी अंडर सी केबल भी है। इंटरनेट जो है वर्ल्ड में वो इस समुद्र के सतह के थ्रू ही ट्रैवल करता है, और उसको भी अगर कंट्रोल कर लिया तो डेफिनेटली जो ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी है उस पर भी बहुत बड़ा हिट लग सकता है। यूएस का जो एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन है 2023 में उन्होंने ये बोला कि 10 बिलियन बैरल्स पेट्रोलियम वो साउथ चाइना सी से जाता है। देखो कितना बड़ा अमाउंट है। अगर चाइना एक्सेसिवली इन लोकेशंस को कंट्रोल करता है, यहाँ पे डोमिनेंस डिस्प्ले करता है, तो जो एनर्जी सिक्योरिटी है साउथ ईस्ट एशिया की, एनर्जी सिक्योरिटी जो है साउथ ईस्ट एशिया की, वो बहुत ज़्यादा जेपरटाइज हो जाएगी, वल्नरेबल हो जाएगी। चाइना हैज़ बीन अग्रेसिवली पुशिंग इट्स टेरिटोरियल क्लेम्स। ऑब्वियसली इसके लिए वो क्या कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। मतलब वो इस पूरे रीजन में बहुत सारे पोर्ट्स बना रहा है, एयर स्ट्रिप्स बना रहा है जहाँ पे वो अपने एयरक्राफ्ट्स को उतार सके, और उसके अलावा वो आर्टिफिशियल आइलैंड्स भी बना रहे हैं। मतलब यहाँ पे जाके वो एक्स्ट्रा ज़मीन पे सैंड डाल डाल के, मतलब समुद्र के बॉटम पे सैंड डाल डाल के आर्टिफिशियल आइलैंड्स क्रिएट कर रहा है, और बोल रहा है देखो यहाँ पे ज़मीन है और ये मेरी टेरिटरी है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि वो किस हद तक अपनी एक्सपेंशनरी पॉलिसी को प्ले कर रहा है। और यहाँ पे डेफिनेटली एक बहुत बड़ी पावर एसिमेट्री है। क्यों? क्योंकि चाइना तो ओवर पावरफुल है और उसके जितने भी नेबर्स हैं मैरीटाइम डोमेन में वो बहुत ही वीक हैं। तो एक पावर एसिमेट्री भी है, और इसलिए चाइना कोअर्सिवली एक्सपेंशनरी पॉलिसी अप्लाई कर रहा है। ठीक है, अब चाइना के अगेंस्ट रिस्पॉन्स क्या रहा आसपास वाली कंट्रीज का? कि सबसे पहले तो कंट्रीज जो है अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज बढ़ा रहे हैं। 2027 तक जापान जो है वो अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर दुगना करना चाहता है। फिलीपींस भी बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीद रहा है। इनफैक्ट फिलीपींस ने इंडिया से ब्रह्मोस मिसाइल भी खरीदी है। ठीक है, दूसरा जो चाइना की एक्टिविटी है सी में उसको वो काउंटर भी कर रहे हैं। कभी कभी अपनी कोस्ट गार्ड भेज देते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बड़े आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। फिर फिलीपींस, जापान, साउथ कोरिया ये यूएस के साथ मिलके अपनी जो जियो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है उसको भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो धीरे धीरे ये चीज़ें चल रही है, हमें इनका ध्यान रखना है। नेक्स्ट, कॉन्फ्लिक्ट इन द वेव्स, मतलब इसी का पार्ट है। आप देख सकते हो ये पूरा साउथ चाइना सी का डायग्राम है। ये जो लाइन यहाँ पे दिख रही है ना आपको, ये लाइन, इस लाइन को बोलते हैं 9 डैश लाइन, जो कि साउथ चाइना सी के अराउंड है। और चाइना क्लेम करता है कि 9 डैश लाइन के अंदर जितना भी एरिया है वो उसका खुद का एरिया है। देखो यहाँ पे भी लिखा है चाइना लेज क्लेम टू 90% ऑफ द साउथ चाइना सी। ठीक है, और ये जो पूरा रीजन है ये डेफिनेटली ऑयल एंड गैस भी रिच है। तो चाइना सारे रिसोर्सेज को हाईजैक भी करना चाहता है। यहाँ पे स्प्रैटली आइलैंड्स हैं, ऊपर पैरासेल आइलैंड्स हैं, देखो यहाँ पे स्कारबोरो शोल भी है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दीज आर थिंग्स दैट यू शुड नो। नेक्स्ट, फिर अभी रिसेंटली क्या किया है, चाइना ने एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को भी फायर करा है। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या हुआ है कि बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है कि अगर यहाँ से फायर करे तो एक ना प्रॉपर जो ट्रेजेक्ट्री है उसको फॉलो करते हुए यहाँ पे ऐसे गिर जाती है। दूसरी टाइप की मिसाइल होती है जो कि क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल क्या होती है, उसको आपने यहाँ पे लॉन्च करा, ऊपर जाएगी वो, अब उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और बहुत सारे सेंसर्स हैं जिसके थ्रू वो यहाँ से टर्न करेगी और ऐसे सीधा जाएगी और यहाँ पे पहुँच के नीचे अटैक कर देगी। ठीक है, तो ये तो हो गई क्रूज मिसाइल। और जो मिसाइल जो नॉर्मली बेसिक ट्रेजेक्ट्री फॉलो करती है फिजिक्स के अकॉर्डिंग, उसको हम कहते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। और वो मिसाइल जो कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरी कॉन्टिनेंट जा सकती है उसको हम बोल देते हैं इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। अब चाइना ने क्या करा है, एक टेस्ट करा है अपनी बैलिस्टिक मिसाइल का, वो भी पैसिफिक ओशन में। यूजुअली चाइना क्या करता था, यूजुअली चाइना अपने ये जो बोहाई सी है ना, ये देख सकते हो, अभी ये सारे सीज ना न्यूज़ में है, इसलिए आपको इनकी लोकेशन पता होनी चाहिए, इस पर क्वेश्चन आते हैं। तो चाइना के एकदम ठीक पास है बोहाई सी, उसके बाद एक्सटेंड होता है येलो सी। ठीक है, फिर नीचे ईस्ट चाइना सी और उसके साउथ में साउथ चाइना सी। ये चारों सीज आपको पता है। तो चाइना यूजुअली क्या करता था, यहाँ से फायर करेगा और बोहाई सी में ही वो टेस्ट करता था। अभी उसने क्या करा है, पैसिफिक ओशन में जाके टेस्ट करा है, विच मीन्स कि चाइना इंटरनेशनल लेवल पे एक सिग्नल देना चाहता है। और बहुत ही कम होता है कि चाइना इंटरनेशनल वाटर्स में जाके एक मिसाइल का फायर करके टेस्ट करे, वरना यूजुअली वो बोहाई सी में ही कर देता है।
ठीक है। और ये जो लॉन्च है ICBM का UN जनरल असेंबली के साथ है, मतलब न्यूयॉर्क के अंदर, इधर न्यूयॉर्क है US के अंदर, तो न्यूयॉर्क के अंदर एक UN जनरल असेंबली चल रही है, उसी के दौरान चाइना इंटरनेशनल या इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट कर रहा है, तो मतलब वो एक ब्लंट सिग्नल भेज रहा है जनरल असेंबली को। एंड दो तीन फैक्ट्स आपको बताने चाहिए कि चाइना के पास वर्ल्ड की लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी है, मतलब जो नंबर ऑफ सोल्जर्स है वो सबसे ज़्यादा चाइना के पास है। चाइना के पास बिगेस्ट नेवी है। अब ये बिगेस्ट नेवी है इन नंबर। अगर आपको क्वेश्चन, खैर ये पूछेंगे नहीं, बट एक चीज़ पता होनी चाहिए, जो स्ट्रॉन्गेस्ट नेवी है वो US के पास है, लेकिन बिगेस्ट नेवी चाइना के पास है। इसका ये मतलब है कि जो बहुत बड़े बड़े इक्विपमेंट है ना वो US के पास है, चाइना के पास जो छोटे छोटे शिप्स है ना उनका नंबर काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए ओवरऑल बिगेस्ट नेवी चाइना की हो जाती है। फिर चाइना का सेकंड हाईएस्ट मिलिट्री बजट है पूरे वर्ल्ड में, US का नंबर फर्स्ट है। एंड मोर देन हाफ ऑफ इट्स फाइटर प्लेन आर फोर्थ या फिफ्थ जनरेशन। ये भी देखा गया है कि ज़्यादातर 50% से ज़्यादा जो फाइटर प्लेन्स चाइना के पास हैं वो ऐसे कोई वीक प्लेन्स नहीं हैं, वो फोर्थ या फिफ्थ जनरेशन प्लेन्स ही हैं। और चाइना के पास 500 न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं जो कि ऑपरेशनल है। ये डेटा आपको शायद आप यूज़ कर सकते हो अगर इंडो चाइना रिलेशन बेस पे कोई क्वेश्चन आता है मेंस में, तो ये डेटा आपको काफ़ी हेल्प करेगा बताने के लिए कि चाइना कितना बड़ा थ्रेट है, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बट पूरे इंडो पैसिफिक के अंदर। ऑलराइट, सो दिस इज इट फॉर दिस लेक्चर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन एंड हैव अ गुड डे।